नमस्कार। आज की क्लास का विषय रहेगा गोचर का ही। अब देखिए, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने गोचर का जो चैप्टर 2 था हमारा, शास्त्रों में चंद्रमा का महत्व, उसके प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम करने वाले हैं इसके कुछ और प्रश्न उत्तर। हम कोशिश करेंगे कि एक एक लाइन जो है वो एक्सप्लेन कर दी जाए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से चैप्टर की। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी कंफ्यूजन रहने वाला है। तो चलिए, पहला प्रश्न आ रहा है कि भाई यजुर्वेद के चौथे श्लोक में, फोर्थ श्लोक में ज्योतिष के बारे में क्या बताया गया। देखिए, यजुर्वेद के चौथे श्लोक में ज्योतिष को कहा गया कि वो वेदांग शास्त्रों में सर्वोच्च है, मतलब सर्वोच्च स्थान। आप लैंग्वेज यहाँ से पढ़ लीजिए, मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ कि यजुर्वेद के चौथे श्लोक में ज्योतिष को वेदांग शास्त्रों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त बताया गया है। आपकी किताब में एक श्लोक भी दिया गया है, यथा शिखा मयूरा नाम करके, जिसमें बताया गया है कि भाई जैसे मोरों में शिखा और सर्पों में मणि है ना, वो उनके लिए सबसे उनका विशेष पार्ट हम कह सकते हैं कि मोरों में शिखा और सर्पों में मणि है। उसी प्रकार वेदांग शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र को सबसे ऊपर कहा गया। ये यजुर्वेद का चौथा श्लोक है, ध्यान रखना। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिष शास्त्र की तुलना किससे की गई है? तो ज्योतिष शास्त्र की तुलना मोरों की शिखा और सर्पों की मणि से की गई है। मोरों में शिखा कितनी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सर्पों में मणि का कितना अधिक महत्व है। इसी प्रकार ये बताया गया है कि ज्योतिष शास्त्र में जो है वेदांगों में हम कह सकते हैं ज्योतिष शास्त्र का कितना महत्व है। तो ज्योतिष शास्त्र की तुलना किससे की गई? मोरों की शिखा और सर्पों की मणि से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महर्षि पराशर ने ज्योतिष ज्ञान किसे दिया था? महर्षि पराशर ने ज्योतिष का ज्ञान कैसे दिया था? हम जो पढ़ते हमने प्रवेशिका में भी काफी पढ़ा था कि महर्षि पराशर ने ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान किसको दिया था? अपने शिष्य ऋषि मैत्रेय को दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान समय में पराशर के ज्योतिष ज्ञान को किस ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? भाई आज के टाइम में हम देखें, पराशर ऋषि ने जो है जितना भी वो ज्ञान एकत्रित किया था ज्योतिष का, वो किस ग्रंथ में है? बृहद पराशर होरा शास्त्र। बृहद पराशर होरा शास्त्र, दिस इज व, ठीक है, इसको लिखिए बृहद पराशर होरा शास्त्र, राइट। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिष शास्त्र का उपदेश मूल रूप से किसने दिया था? अब हम बिल्कुल बेस पे पहुंच जाए, बिल्कुल जड़ में पहुंच जाए, तो ज्योतिष शास्त्र का उपदेश किसने किसको दिया था? तो ज्योतिष शास्त्र का उपदेश ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को दिया था, है ना। हमारे बुक्स में भी हमें दिया रखा है कि ब्रह्मा जी ने ज्योतिष शास्त्र का उपदेश जो है वो किसको दिया था? देवर्षि नारद को दिया था। और देवर्षि नारद ने किसको दिया था? शौनक आदि ऋषियों को दिया था। तो उन्हीं ऋषियों से ये प्राप्त, महर्षि जो पराशर जी हैं वो कहते हैं उन्हीं ऋषियों से ये ज्ञान जो है वो मुझे प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नारद जी ने ज्योतिष का ज्ञान किन ऋषियों को बताया था? नारद जी ने ज्ञान शौनक आदि ऋषियों को बताया था। अगला क्वेश्चन देखो, पराशर ऋषि के सूत्रों पर आधारित कौन कौन से ग्रंथ प्रसिद्ध हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर में आ सकता है कि पराशर ऋषि के जो सूत्र हैं, जो उन्होंने एक तरीके से फॉर्मूले दिए, वो उन पर आधारित कौन कौन से ग्रंथ जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं? तो लघु पराशरी और मध्य पराशरी, लघु पराशरी और मध्य पराशरी। ध्यान देंगे, महर्षि पराशर के कुछ सूत्रों पर आधारित टीकाएं हैं ये, जिन्हें हम कहते हैं लघु और मध्य पराशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराशर के अतिरिक्त किस आचार्य की ज्योतिष रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं? देखो, पराशर जी का तो महत्व है, इसमें तो कोई किंतु परंतु है नहीं, लेकिन पराशर जी के अतिरिक्त अगर उनके अलावा हम बात करें तो किस आचार्य की ज्योतिष रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं? तो पराशर जी के अतिरिक्त देवज्ञ वाराहमिहिर की ज्योतिष रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए, पराशर ऋषि के अतिरिक्त देवज्ञ वाराहमिहिर की ज्योतिष शास्त्र की जो कृतियां हैं उनको कालजयी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाराहमिहिर और पराशर के बाद किस ग्रंथ की रचना प्रसिद्ध है? हमें ये पता है कि वाराहमिहिर बहुत प्रसिद्ध रहे, उनके ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध रहे। हमें पता है पराशर ऋषि के भी ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध रहे। अब बात आती है उनके अलावा, इनके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इन दो महान ग्रंथकारों के बाद मंत्रेश्वर महाराज की जो फल दीपिका है ना, मंत्रेश्वर महाराज की जो फल दीपिका ग्रंथ है वो बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं प्रसिद्ध है, ज्योतिष का ग्रंथ। फल दीपिका को ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए कैसी पुस्तक माना जाता है? देखो, फल दीपिका को तो ज्योतिष के गंभीर जो विद्यार्थी, गंभीर विद्यार्थी मीन्स दोज हु आर वेरी सीरियस टू लर्न ज्योतिष, राइट। तो फल दीपिका को जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, गंभीर विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फल दीपिका फलित ज्योतिष की अनूठी रचना क्यों मानी गई? हमने ऐसा क्यों कहा कि जो फल दीपिका है वो ज्योतिष की जो है वो बहुत ही अनूठी रचना है? यहाँ पर आपकी किताब में भी दिया गया है कि देखिए,
मैं लाइन पढ़ती हूँ फिर क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे कि दो महान ग्रंथकारों के बाद मंत्रेश्वर महाराज की जो फल दीपिका है ज्योतिष शास्त्र की वह पुस्तक है जिसका लोहा प्राय ज्योतिष शास्त्र के प्रति एक गंभीर विद्यार्थी मानता है। आश्चर्य की बात यहाँ पर कुछ दे रखी है, मैं बात पढ़ देती हूँ कि ज्योतिष शास्त्र के दो पुरोधाओं अर्थात महर्षि पराशर ने, देवज्ञ वाराहमिहिर ने जातक स्कंद में गोचर की चर्चा क्यों नहीं की। भाई जातक स्कंद में उन्होंने गोचर की चर्चा नहीं की, लेकिन फल दीपिका जो है, फल दीपिका फलित ज्योतिष की अनूठी रचना इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस ग्रंथ में गोचर जातक स्कंद का ही हिस्सा है। ठीक है, तो फल दीपिका फलित ज्योतिष की अनूठी रचना इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस ग्रंथ में गोचर जातक स्कंद का ही हिस्सा है। जबकि अगर हम बात करते हैं ऋषि पराशर की, अगर हम बात करते हैं वाराहमिहिर जी की, तो उन्होंने जातक स्कंद में गोचर की चर्चा नहीं की और राइटर यही कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फल दीपिका में गोचर की चर्चा कहाँ की गई है। फल दीपिका के चतुर्थ अध्याय में 4th चैप्टर में जो है वो गोचर की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोचर फलम अध्याय है। ठीक है, इन बातों पर हम पुस्तक के अध्याय 4 में प्रकाश डालेंगे। तो ये जो किताब है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका है ये क्वेश्चन, यहाँ से काटो। फल दीपिका में गोचर की चर्चा चतुर्थ अध्याय में नहीं, इस किताब में है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत बना हुआ है। फल दीपिका में फलित ज्योतिष की अनूठी रचना इसलिए माना गया है क्योंकि इस ग्रंथ में गोचर जातक स्कंद का ही हिस्सा है। ठीक है, और राइटर कहते हैं इसके आगे की बात हम आगे करेंगे। गोचर फलम अध्याय का पहला श्लोक बाद में देखते हैं, आगे चलते हैं। पहले देखिए, गोचर फल बताने के लिए किस लग्न को प्रधान माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी गोचर फल बताने के लिए चंद्र लगन को प्रधान माना जाता है। देखिए, एक होता है लगन जो जिससे हम नॉर्मली पत्रिका देखते हैं, लेकिन चंद्र लगन क्या होता है, जहां चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा है उसको लगन मानिए और पूरी कुंडली उसी के आधार पर आगे बना दीजिए। ठीक है, तो चंद्र लगन जो है ना वो गोचर में बहुत प्रधान है। गोचर फल बताने के लिए अब चंद्र लगन को जो है वो प्रधान माना गया है। गोचर में चंद्र लगन को जन्म लगन से अधिक महत्व क्यों दिया गया। अब ऐसा क्यों है, हम कहते हैं गोचर में ना चंद्र लगन को ज्यादा प्रधानता दी गई, ऐसा क्यों, ऐसा महत्व क्यों। क्योंकि गोचर के समय वर्तमान में ग्रह कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहे हैं देखने के लिए चंद्र लगन को आधार माना गया है। जो हमारे प्राचीन काल के ज्योतिष हुए उन्होंने चंद्र लगन को ही आधार माना गोचर में बताने के लिए। भाई गोचर हमने पिछले वीडियो में समझा था कि गोचर क्या होता है। गोचर का मतलब हुआ कि इस समय आकाश मंडल में कोई भी ग्रह कहाँ विद्यमान है ना। तो गोचर के समय वर्तमान में ग्रह कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहे हैं यह देखने के लिए चंद्र लगन को आधार माना गया। चंद्र लगन का तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या हो गया। भाई जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही राशि चंद्र लगन कहलाती है। जन्म कुंडली में चंद्र लगन क्या हुआ, यानी कि मान लो मेरी कुंडली में 8 नंबर में या 6 नंबर में, चलो 6 नंबर पकड़ते हैं, 6 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो मैं 6 नंबर को लगन बना के फिर बाकी 7, 8, 9 लिखकर जो ग्रह 7वीं राशि में 8वीं राशि में वो वैसे ही लिख दिए जाएंगे, लेकिन हम चंद्रमा को लगन बनाकर कुंडली बनाते हैं। ठीक है, तो जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही राशि चंद्र लगन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में हो तो चंद्र लगन क्या होगा। अब देखो बात वही आ गई, चंद्रमा किस राशि में, मकर राशि में, तो मकर राशि को ही हम क्या कर देंगे, मकर ही चंद्र लगन बन जाएगा। यदि चंद्रमा मकर राशि में है तो मकर चंद्र लगन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उदाहरण में जातक का जन्म, मान लो एक उदाहरण दिया कि जातक जन्म लगन कौन सा है और चंद्र लगन, एक उदाहरण बुक में दे रखा है, इससे आपका कोई मतलब नहीं, किताब में क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें जन्म लगन दे रखा है मिथुन, चंद्र लगन दे रखा है मकर। चलो आगे देख लेते हैं। गोचर विचार का मुख्य रूप से हम क्या देखते हैं, मतलब गोचर विचार में मुख्य रूप से आप देखते क्या है। देखिए, गोचर विचार में चंद्र लगन से वर्तमान समय में ग्रहों का भ्रमण को देखा जाता है। आप चंद्रमा को लगन मानते हैं, फिर आप देखते हैं सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह जो है इस समय गोचर कर रहा है, थर्ड में कौन सा गोचर कर रहा है। चंद्रमा को लगन मानते हुए आप जो है वो देखते हैं कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ भ्रमण कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, सही फलादेश के लिए केवल जन्म लगन की विवेचना करना पर्याप्त क्यों नहीं है। अगर आपके पास कोई आता है कुंडली लेकर और आपको अपनी कुंडली दिखाता है तो क्या आपको केवल जन्म लगन वाली कुंडली देखनी है, नहीं, आपको चंद्र लगन वाली भी कुंडली देखनी है। वो कह रहे हैं जन्म लगन क्यों पर्याप्त नहीं है। देखिए, सही फलादेश के लिए केवल जन्म लगन की विवेचना पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। लगन के समान चंद्र और सूर्य लगन भी महत्वपूर्ण है, बताया गया। एक आपका श्लोक दे रखा है, मैं उसी को कनेक्ट करते हुए चलती हूँ यहाँ से। सर्वेशु लग्न स्वापी करके एक श्लोक है संस्कृत का, गोचर फलम अध्याय का पहला श्लोक है ये। ठीक है, फल दीपिका के गोचर फलम अध्याय की शुरुआत में ही मंत्रेश्वर महाराज ने इसके बारे में कहा था। वो कहते हैं कि यद्यपि सभी लगन मौजूद हैं, यानी कि चंद्र लगन, सूर्य लगन है ना, सभी लगन मौजूद है, फिर भी गोचर के फल कहने के लिए चंद्र लगन को प्रधान मानकर ही
देखना चाहिए। मंत्रेश्वर महाराज ने फल दीपिका के गोचर फलम अध्याय में ऐसा कहा है। फिर से पढ़े। मंत्रेश्वर महाराज ने फल दीपिका के गोचर फलम अध्याय के, है ना, गोचर फलम अध्याय के पहला श्लोक उन्होंने दिया था, उसी में उन्होंने बात एक्सप्लेन करी थी। यद्यपि सभी लगन मौजूद हैं, फिर भी गोचर के फल कहने के लिए चंद्र लगन को प्रधान मानकर यह देखना चाहिए कि चंद्र लगन से वर्तमान में ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। यहाँ मंत्रेश्वर जी गोचर की विवेचना करने के लिए कहते हैं कि जन्म लगन की अपेक्षा चंद्र लगन को अधिक वो महत्व दे रहे हैं। चंद्र लगन से तात्पर्य क्या है कि जातक की जन्म राशि, जातक की जन्म राशि, है ना भाई। राशि कौन सी बनती है हमारी, जहां पर चंद्रमा बैठा होता है। अब आ जाओ, सही फलादेश के लिए जन्म लगन की विवेचना करना पर्याप्त क्यों नहीं है। भाई सही फलादेश के लिए जन्म लगन की विवेचना पर्याप्त नहीं है। लगन के समान चंद्रमा और सूर्य लगन भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों लग्नों पर विचार किए बिना ही फल कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलादेश में किन 3 लग्नों को महत्व दिया गया है। इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आपको फलादेश मीन्स फल का आदेश, आपको फल बताना है तो जन्म लगन भी इंपॉर्टेंट है, चंद्र लगन इंपॉर्टेंट है और सूर्य लगन जो है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको महत्व दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्र लगन से की गई भविष्यवाणियां कब अधिक सटीक पाई जाती हैं। देखिए, जब लग्नेश और लगन की तुलना में चंद्रमा और चंद्र लगन बली हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पराशर ऋषि का कथन था ये, सही फलादेश के लिए कुंडली की विवेचना सिर्फ लगन से करने से काम नहीं चलेगा। लगन के समान चंद्र और सूर्य लगन महत्वपूर्ण है। इन दोनों लग्नों की विवेचना किए बिना फल कहना उचित नहीं है। एक बात और देखने में आती है कि कई बार ये पाया गया कि लग्नेश और लग्न की तुलना में चंद्रमा और चंद्र लगन बली हो तो चंद्र लगन से की गई भविष्यवाणियां जन्म लगन के आधार पर की गई भविष्यवाणियों की तुलना में अधिक सटीक उतरती हैं। तब हम बात समझ गए हैं कि भाई जब लग्नेश और लग्न की तुलना में चंद्रमा और चंद्र लगन बली हो तो चंद्र लगन से की गई भविष्यवाणियां अधिक सटीक पाई जाती हैं। कब अधिक सटीक पाई जाएंगी, जब चंद्रमा और चंद्र लगन अधिक बली हो। जब चंद्रमा और चंद्र लगन अधिक बली हो, किससे अधिक बली हो, लग्नेश और लग्न की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृहद जातक के किस अध्याय में चंद्रमा का महत्व का उल्लेख मिलता है। वृहद जातक के, अब यहाँ पर इसका नाम देख लो, ग्रह योनि, ये मैं इसकी स्पेलिंग लिख रही हूँ, ब नहीं है, भा है, मैं इसको लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ग्रह योनि, अलग अलग तोड़ के याद करेंगे, या तो जगह ग्रह योनि, ये प्रभेदाध्याय, इस तरीके से ये स्पेलिंग है, प्रभेदाध्याय। चलिए आगे देखते हैं, वृहद जातक के किस अध्याय में चंद्रमा के महत्व का उल्लेख है। वृहद जातक के ग्रह योनि प्रभेदाध्याय, यानी कि प्रभे की मात्रा, प्रभेदाध्याय के प्रथम श्लोक में देवज्ञ वारामिहिर जो है वो कुछ बात करते हैं। क्या कहते हैं चलो बता देते हैं किताब से भी, क्योंकि हम साथ साथ पढ़ते चल रहे हैं, चैप्टर बिल्कुल क्लियर रहेगा। फिर उन्होंने ये कहा था कि भाई कलात्मा दिन, ऐसे करके एक श्लोक है, उसका अर्थ मैं पढ़ रही हूँ कि काल की आत्मा सूर्य है, मन जो है वो चंद्रमा है, शक्ति जो है वो मंगल है, वचन जो है वो बुध है, ज्ञान जो है वो गुरु है, सुख जो है वो शुक्र है, दुख जो है वो सूर्य के पुत्र शनि है। इन सूत्रों से चंद्रमा और चंद्र लगन के महत्व का पता चलता है। ठीक है, ये चीजें रखे। तो वारामिहिर के अनुसार काल की आत्मा किसे कहा गया, अभी हमने पढ़ लिया। भाई वारामिहिर के अनुसार सूर्य को काल की आत्मा कहा गया। ये कहाँ कहा है, वृहद जातक के ग्रह योनि प्रबोधाध्याय के प्रथम श्लोक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वारामिहिर के अनुसार मन, शक्ति और वचन के कारक कौन है। भाई मन का कारक बताया चंद्रमा को, शक्ति का कारक बताया मंगल को, और बुध को बताया वचन। बुध आपका कम्युनिकेशन है ना, वचन मीन्स बोलना, एक तरीके से आप जो आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं एक तरीके से, उसके कारक है। वारामिहिर के अनुसार ज्ञान और सुख की कारक कौन है। भाई गुरु को ज्ञान का कारक कहा और शुक्र को सुख का कारक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारामिहिर के अनुसार दुख का कारक कौन है। भाई वारामिहिर के अनुसार शनि को दुख का कारक कहा गया है। वारामिहिर किन सूत्रों से क्या स्पष्ट होता है, वारामिहिर के इन सूत्रों से क्या स्पष्ट होता है। भाई जो वारामिहिर ने सूत्र दिया कि भाई काल की आत्मा सूर्य है, मन जो है वो चंद्रमा है, शक्ति जो है वो मंगल है, वचन जो है वो बुध है, ज्ञान जो है वो गुरु है, सुख जो है वो शुक्र है, दुख जो है वो सूर्य के पुत्र शनि है। इन सूत्रों से क्या पता चलता है, इन सूत्रों से हमें चंद्रमा और चंद्र लगन के महत्व का पता चलता है। अब चंद्रमा की प्रशंसा में किस प्राचीन ग्रंथ में उल्लेख किया गया। चंद्रमा की प्रशंसा मानसागरी नामक ग्रंथ में काफी ज्यादा उसका उल्लेख किया गया है। देखिए मानसागरी कुछ थोड़ा पीढ़ी आगे का ग्रंथ है ये, है ना, पीछे जो हम बात कर रहे हैं ये वृहद जातक वगैरह ये इससे पहले के हैं। मानसागरी बाद में आता है। मानसागरी में भी ज्योतिष शास्त्र के रत्नों के रूप में उसको हम देखते हैं इस किताब को, और इसमें चंद्र कुंडली विचार खंड का पहला श्लोक एक दे रखा है, मैं पहले उसको बता देती हूँ आपको। इसमें देहो लग्नम करके इस तरीके से एक श्लोक है जिसका अर्थ मैं आपको पढ़ रही हूँ कि इस श्लोक का भावार्थ कुछ ऐसे है कि लग्न षड्वर्ग आदि शरीर और अन्य ग्रह शक्ति हैं।
लग्न, षड्वर्ग आदि शरीर तथा अन्य ग्रह उसकी शक्ति है, किंतु चंद्रमा प्राण है। इंपॉर्टेंट, मानसागरी में चंद्रमा को प्राण माना गया है। भाई प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है, चंद्रमा प्राण है। प्राण नष्ट होते ही शरीर और शक्ति का नाश हो जाता है, इसी कारण चंद्रमा को आप बल प्रधान माना गया है। ठीक है, तो मानसागरी के उसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भी कुछ कहा गया है, पहले उसको भी पढ़ लेते हैं। लेखक कहते हैं चंद्रमा को बीज समझो, चंद्र सर्वत्र बीजा भो, अर्थात ये वाला जो श्लोक है मैं इसी को पढ़ रही हूँ अभी। तो भाई लेखक कहते हैं कि चंद्रमा को बीज समझो, जबकि लग्न जो है वो क्या है भाई, लगन जो है वो फूल है, बीज से फूल बनेगा, बीज ही नहीं है, जब बीज फलित नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लग्न को बीज समझो, नवांश को फल समझो। लगन को बीज समझो, चंद्रमा बीज है, लगन को फूल समझो, नवांश को फल समझो, और फल भाव को स्वाद समझो, भाव को स्वाद तथा रस के समान मानो, भाव को स्वाद तथा रस के समान मानो। बात समझते हैं, चंद्रमा को बीज समझो, यानी लग्न जो है वो फूल है, नवांश फल बताया है, भाव को स्वाद और रस के समान माना है। कहने का मतलब ये है कि फूल फल है ना, फल के स्वाद और रस का कोई मतलब ही नहीं होगा जब बीज से पेड़ पैदा ही ना हो। यानी कि चंद्रमा कितना इंपॉर्टेंट है, बीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पेड़ में बीज ही नहीं होगा तो पौधा कहाँ से बनेगा। अर्थात ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को आदित्य स्थान दिया गया है। चंद्रमा के बारे में कुछ और बातें वो आगे करेंगे। चलो अब यहाँ तक के क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से। मानसागरी में किस रूप में चंद्रमा को सम्मान दिया गया, ज्योतिष शास्त्र के रत्नों के रूप में। मानसागरी में किस रूप में, मानसागरी को किस रूप में हम सम्मान देते हैं, मानसागरी को हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र का रत्न है ये जो ग्रंथ है एक तरीके से। मानसागरी के चंद्र कुंडली विचार खंड का पहला श्लोक किस विषय से संबंधित है। मानसागरी के चंद्र कुंडली विचार खंड में पहला श्लोक चंद्रमा और चंद्रलग्न के महत्व से संबंधित है। अब बात आती है चंद्रमा को प्राण क्यों कहा गया। अभी चंद्रमा को प्राण इसलिए कहा गया क्योंकि प्राण नष्ट होने पर शरीर और उसकी शक्ति का नाश हो जाता है। अगर आप में प्राण खत्म हो गए तो स्वाहा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। चंद्रमा को प्राण मानने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, मानसागरी के तीसरे श्लोक में मिलता है। मानसागरी के तीसरे श्लोक में चंद्रमा जो है उसको बीज समझो, है ना, प्राण समझो, इस तरीके की बातें कही गई हैं। देखते हैं एक मिनट प्राण वाला कौन सा श्लोक है, एक बार देख लेते हैं, रुकिए। चंद्र कुंडली विचार खंड का पहला श्लोक है ये, प्राण वाला पहला श्लोक है, तीसरा नहीं है, प्राण वाला पहला है, इसको पहला रखो। ठीक है, चंद्रमा को प्राण मानने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, चंद्रमा को प्राण मानने का उल्लेख मानसागरी के, है ना, मानसागरी के जो चंद्र खंड है एक तरीके से आपका चंद्र कुंडली विचार खंड, उसका पहला श्लोक है, उसमें माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रमा को ज्योतिष में किसके समान माना गया। ठीक है, चंद्रमा को ज्योतिष में या तीसरे श्लोक में इन्होंने कहा था ना, मानसागरी अध्याय के तीसरे श्लोक में चंद्रमा को बीज के समान माना गया। बीज ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेड़ के लिए। मतलब आप सोचो कि फूल ना होगे तो चलेगा, फल ना हो तो भी चलेगा, लेकिन बीज ना हो तो पेड़ ही नहीं बन सकता, तो इतना इंपॉर्टेंट बताया गया। चंद्रमा को बीज के समान माना गया है, जबकि लगन को फूल, नवांश को फल, भाव को स्वाद तथा रस के समान माना गया। फल, स्वाद और रस का कोई महत्व कब तक नहीं रह जाता, जब तक बीज से पेड़ पैदा ही ना हो। मतलब फल फूल किसकी बात करोगे जब कोई पेड़ ही नहीं होगा तो। सो दैट मीन्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है कि जब तक बीज से पेड़ पैदा ना हो तब तक फल, स्वाद और रस का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। योगों के निर्माण में चंद्रमा का क्या महत्व है, किस तरीके से योगों का निर्माण किया जाता है। देखिए, योगों के निर्माण में चंद्रमा का महत्व बहुत बड़ा, चंद्रमा का काफी बड़ा योगदान है। प्राचीन साहित्य में चंद्रमा को आधार मानकर अनेक योगों की चर्चा की गई थी। जब हम प्राचीन साहित्य पढ़ते हैं तो चंद्रमा को आधार मानकर बहुत सारे योग जो हैं वो बनाए गए, है ना, और जिसमें से अधिकांश योग बहुत शुभ कहे, चंद्रमा के आधार पर बनाए गए योग जो है वो काफी ज्यादा शुभ कहे गए। दशाओं में मुख्य रूप से किस दशा को मानना चाहिए। देखिए, महर्षि पराशर ने 42 दशाओं के नाम गिनाए। महर्षि पराशर ने 42 दशाओं के नाम गिनाए हैं, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से विंशोत्तरी दशा जो है उसको मानना चाहिए। मतलब मुख्य रूप से देखिए, उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ तो विंशोत्तरी दशा बहुत ज्यादा चलती है। दक्षिण भारत में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर योगिनी दशाओं का बहुत ज्यादा महत्व है। विंशोत्तरी दशा किस पर आधारित होती है। विंशोत्तरी दशा पूर्णतः जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होती है। तो देखो, चंद्रमा का कितना अधिक महत्व हो गया। चंद्रमा से योग बनते हैं, चंद्रमा के आधार पर जो हमारी दशाएं हैं वो आती हैं, नक्षत्रों का है ना उसका भी हिसाब किताब पूरा चंद्रमा से ही बनता है। तो ये सारी चीजों की वजह से चंद्रमा काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विंशोत्तरी दशा पूर्णतः जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होती है। विंशोत्तरी दशा की गणना कहाँ से प्रारंभ होती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के आधार पर दशा की गणना प्रारंभ की जाती है। जब आप पैदा होते हो तो उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वहीं से कहना चाहिए दशा की गणना प्रारंभ हो जाती है। मानसागरी के अनुसार विभिन्न युगों में आयु निर्धारण का क्या आधार बताया गया। देखिए, मानसागरी के पंचम अध्याय में, है ना, इसके बारे में बात हुई है।
कृत सत्य युग में नैसर्गिक आयु, त्रेता में पिंड आयु, द्वापर में अंश आयु, कलयुग में नक्षत्र आयु से फल बताने चाहिए, ऐसा कहा गया। कृत युग में, मैं बुक से पढ़ रही हूँ, कृत मतलब सत्य, सतयुग में, एक तरीके से कृतयुग कौन सा है, सतयुग है। सतयुग में नैसर्गिक आयु बताई गई, ठीक है। त्रेता में पिंड आयु बताई गई, द्वापर में अंश आयु और कलयुग में नक्षत्र आयु से फल बताने के लिए कहा गया। अर्थात चारों युगों के लिए अगर मैं बात करूं तो आयु निर्धारण के अलग अलग आधार बताए गए। और कलयुग के लिए जो अभी चल रहा है, नक्षत्र को प्राधान्यता दी गई है। कलयुग के लिए नक्षत्र को प्रधानता दी गई है। चलिए देखिए, कलयुग में आयु निर्धारण के लिए किसको प्रधानता दी गई, तो कलयुग में आयु निर्धारण के लिए नक्षत्र को प्रधानता दी गई है। योग और दशा के लिए चंद्रमा को महत्व देने के बाद गोचर के लिए किस चंद्रमा को क्यों महत्व दिया गया, गोचर के लिए चंद्रमा को क्यों महत्व दिया गया। देखिए, चंद्रमा है मन का कारक, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिचुएशन का पहला असर कहाँ पड़ता है, आपके मन पर पड़ता है। अच्छे बुरे का बोध मन से होता है, इसीलिए गोचर के प्रभाव से मिलने वाले फल का जो अनुभव है वो व्यक्ति के मन की स्थिति के अनुसार व्यक्ति जो है उसको अनुभव करता है। गोचर के फल से प्राप्त फल, गोचर के प्रभाव से प्राप्त फल व्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। गोचर के कारण मिलने वाला फल, एक ही फल अलग अलग व्यक्तियों के मन पर अलग अलग जो है वो प्रभाव डालता है ना, अलग अलग प्रकार से प्रभावित करता है। किसी के लिए वही घटना खुशी का कारण बन सकती है, जबकि दूसरे के लिए वही घटना दुख या परेशानी का भी कारण बन सकती है। आप देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक ही नौकरी मिलने पर दो व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव क्यों पड़ जाता है। देखिए, एक ही नौकरी मिली, ठीक है, उसका समाचार किसी एक व्यक्ति को तो बड़ी खुशी दे सकता है क्योंकि उसे आर्थिक मजबूती का आधार मिल गया, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वही नौकरी परिजनों से बिछड़ने या कष्ट का कारण बन सकती है ना, कि अब भाई जॉब लग गए, अब मुझे जाना पड़ेगा अपनी फैमिली को छोड़कर एंड ऑल। किसी फल से व्यक्ति किस प्रकार और किस हद तक प्रभावित होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है। देखिए, किसी फल से व्यक्ति किस प्रकार और किस हद तक प्रभावित होगा, जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति और उसके बल पर निर्भर करता है। चंद्रमा की शक्ति किस बात पर निर्भर करती है, चंद्रमा की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन स्थानों में है ना, किन ग्रहों के बीच में है। एक तरीके से इसको देख लेते हैं, शक्ति से पता चलता है उसकी शक्ति निर्भर करती है चंद्रमा किन स्थानों किन ग्रहों के श्रद्धेयु, मतलब एक तरीके से युति में बैठा हुआ है, साथ में बैठा है, पीएससी सिद्धांत। कौन ग्रहों में सबसे तेज चलता है, तो हमें पता है कि भाई सभी 9 ग्रहों में चंद्रमा जो है वो सबसे तेज चलता है। इसी कारण वह प्रत्येक दिन में एक नक्षत्र को भोगता है और प्राय 2.5 दिनों में एक नक्षत्र को वो पार कर जाता है। जीवन में होने वाले परिवर्तनों पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों है कि परिवर्तन सबसे ज्यादा जो है वो चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा बताया गया। चंद्रमा की गति सबसे तेज होने के कारण जीवन में होने वाले परिवर्तनों पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे तेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नववर्ष का प्रारंभ कब होता है। तो भारतीय नववर्ष का प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। नववर्ष का प्रारंभ कब होता है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से होता है। चंद्रमा प्रवेश का, नए वर्ष का हम अभिवादन करते हैं सब। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में चंद्र प्रवेश से हम नए वर्ष का अभिवादन यानी वेलकम करते हैं और इसी वर्ष प्रवेश कुंडली के आधार पर पूरे वर्ष का लेखा जोखा तय होता है कि पूरे साल क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। जन्म, चंद्र और सूर्य लगन के अलावा किन लग्नों को कुंडली में विवेचना की गई है, इंपॉर्टेंट है ये भी। हमने बात करी जन्म लगन होता है, हमने बात करी चंद्र लगन भी देखो, सूर्य लगन भी देखो, इनके अलावा भी तो लगन होते हैं। एक है घटिका लगन और दूसरे की बात करो होरा लगन, ये भी जो है कुंडली में इनसे भी विवेचना की जाती है। ये मंत्रेश्वर महाराज जी कहते हैं, ठीक है। मंत्रेश्वर महाराज ने बताया था कि जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, दोज हु आर वेरी सीरियस टू लर्न ज्योतिष, उनको घटिका लगन और होरा लगन आदि से भी जातक की कुंडली जो है वो देखनी चाहिए, पराशरीय सिद्धांत के आधार पर उसकी विवेचना भी करनी चाहिए। इसके अलावा इंदु लगन भी है। इंदु लगन का उचित प्रयोग करके आप क्या जान सकते हो भाई, इंदु लगन का उचित प्रयोग करके आप आर्थिक जो है उसकी अवस्था के बारे में अनुमान लगा सकते हो कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। दशाओं के फल की चर्चा करते समय कुंडली की विवेचना किस प्रकार की जाती है। दशाओं के फल की चर्चा करते समय दशानाथ जिनकी दशा चल रही हो उनको लगन मानकर विभिन्न भावों में उनकी स्थिति के आधार पर कुंडली की विवेचना की जाती है। विशेष फल प्राप्ति के लिए किस प्रकार की कुंडली देखी जाती है, तो विशेष फल प्राप्ति के लिए जिस कारक जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव को लगन मानकर, लेट सपोज आपको जॉब देखनी है तो आप 10th हाउस को मान लो, है ना, तो इस तरीके से 10th हाउस को लगन बनाकर फिर आप पूरी कुंडली देख लो। इस तरीके से विशेष फल प्राप्ति के लिए कारक जिस भाव में, जो जॉब का कारक एक तरीके से जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव को लगन मानकर, उस चीज का कारक, जैसे शुक्र है शादी का कारक है तो शुक्र जहां बैठा उस भाव को लगन मान लो। मंत्रेश्वर महाराज जो है यहाँ पर एक इसको ठीक कर लो, यहाँ आता है सर्वेशु लग्न स्वापी सस्तु,
ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, स्पेलिंग शायद यहाँ पे गलत है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ बताया गया, इसका आशय ये है कि सभी लग्न उपलब्ध हैं, सभी का अपना महत्व है, परंतु गोचर फल कथन में चंद्र लगन को प्रधानता दी गई है। आगे देखते हैं, चंद्रमा को बीज मानने का क्या आशय है। भाई देखो, चंद्रमा को बीज मानने का आशय यही है कि चंद्रमा एक ही रहने पर पुष्प रूपी लगन, फल रूपी नवांश और स्वाद रूपी भाव जो है वो बदल सकते हैं। एक प्रकार के बीज से दो अलग अलग प्रकार के वृक्ष बनने का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया था। आपको किताब में उदाहरण ये बताया गया है कि चंद्र लगन भले ही एक हो, लेकिन नवांश भाव आदि बदलने से अलग अलग प्रकार के फल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी कुंडली में, आपकी कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर राशि में तो पूरी पूरी कुंडली के फल ही सब सेम हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। नवांश है, भाव है, बहुत सारी चीजें हैं। केवल चंद्र लगन को आधार मानकर दोनों कुंडलियों का फल जो है गोचर फल समान होंगे, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चंद्र लगन समान होने पर भाव है, योग है, दशाएं हैं, ये सब चीजें बदल जाने के कारण जो है गोचर का फल जो है वो समान नहीं रह सकता। गोचर अपने आप फल क्यों नहीं देता। भाई देखो, गोचर अपने आप फल नहीं देता, वह कुंडली में योगों और दशाओं के आधार पर अपना फल जातक तक पहुंचाता है। दो एक जैसी चंद्र कुंडलियों पर गोचर का प्रभाव अलग अलग क्यों हो सकता है। भावों और दशाओं में परिवर्तन होने के कारण। भाई भाव अलग है, दशाएं अलग है व्यक्ति की, तो ऐसी स्थिति में चंद्र कुंडलियों में भले ही गोचर मतलब सेम हो चंद्र कुंडली, मगर गोचर का जो है प्रभाव अलग अलग होगा। ज्योतिष सीखने के लिए शास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में लेखक का क्या मतलब है, मतलब क्या मत है उनका, वो क्या मानते हैं बेसिकली। तो पहले शास्त्रीय सिद्धांतों से परिचित होना चाहिए, फिर उन्हें समसामयिक अर्थात आज की कसौटी पर परखना चाहिए, संतुष्ट होने के बाद व्यवहार में लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम जो किताब पढ़ रहे हो जो 5000 साल पहले लिखी हो उसी कंटेक्स्ट में समझते रहो, नहीं, आज के कंटेक्स्ट में देखो चीजें क्या बैठ रही हैं, उसके आधार पर निर्णय लो। क्या पुरातन होने के कारण किसी सिद्धांत को बिना परीक्षण के सत्य मान लेना उचित है। नहीं, केवल पुरातन की भाई वो प्राचीन काल में लिखा गया इसलिए सच मान लो, नहीं, किसी भी सिद्धांत को सत्य मान लेना ऐसे उचित नहीं है। उसे वर्तमान समय की कसौटी पर, वैज्ञानिकता की कसौटी पर परखना चाहिए और फिर ही सच मानना चाहिए। ज्योतिष के शास्त्रीय सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। शास्त्रीय सिद्धांतों को नए जमाने के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, वैज्ञानिकता की कसौटी पर परख कर उसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर फिनिश होते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।